सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात कर रहे हैं भारत चीन संबंध पर और हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत चीन संबंध नेहरू से लेकर मोदी तक हमें किस रूप में दिखाई देते हैं। अर्थात आज़ादी से लेकर और आज तक भारत चीन संबंध ने कौन कौन से उतार चढ़ाव देखे हैं, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके दो भाग हम देख चुके हैं और मैंने आपको इन दो भागों में समझाने का प्रयास किया कि भारत चीन के संबंध अतीत में कैसे थे, मध्यकाल में कैसे थे, दोनों देशों की आज़ादी के समय कैसे थे और जब हम आज़ाद हुए तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने चीन के साथ कौन सी समानताएं देखी, कौन सी असमानताएं देखी और इनके आधार पर चीन को अपना एक सहयोगी राष्ट्र माना और उसके माध्यम से वह एशिया का पुनरुत्थान करना चाहते थे। लेकिन वह चीन की चालाकी नहीं समझ पाए, जिसका खामियाजा हमें 1962 के युद्ध के रूप में देखना। तो यहाँ तक की स्टोरी समझ चुके हैं, आगे हमें इससे बढ़ना है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने भाग 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी आप टॉपिक का अच्छी तरह से फायदा उठा पाए। तो लास्ट वीडियो में हम क्या बात कर रहे थे, हमने ये देखा था कि 1962 का जो वॉर हुआ उसमें भारतीय सेना ने न सिर्फ पराक्रम दिखाया बल्कि चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया। लेकिन जैसा कि चीन ने किया था, इसी को देख रहा था बगल में बैठा हुआ देश पाकिस्तान और उसने सोचा कि 1962 के वॉर से चीन की जो विजय थी वह उसके लिए एक अवसर है। अर्थात उसको लगा कि भारतीय सेनाएं कमजोर हो गई हैं। उसने क्या किया, 1965 में भारत पर हमला कर दिया। भारत पर हमला करने की वजह से उसको जो है कि मुंह की खानी पड़ी और भारतीय सेनाएं पाकिस्तान के अंदर तक प्रवेश कर। ऐसे में जो है कि पाकिस्तानी के जो वहाँ के प्रमुख थे, उन्होंने चीन से मदद मांगा और चीन ने पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए भारत से कहा कि वह जेलेपला और नाथुला दर्रे को खाली कर दे। भारत ने उस समय की परिस्थिति को देखते हुए जेलेपला दर्रा से अपनी चौकियों को हटा लिया, लेकिन नाथुला दर्रा हमने नहीं छोड़ा। तो बात हम वही नाथुला दर्रे से करेंगे जहां पर हमने अपना लास्ट वीडियो खत्म किया था। 1965 के बाद से ही नाथुला दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना रहा और 1967 तक अर्थात 1967 तक जुबानी जंग और सैनिकों के मध्य धक्का मुक्की की घटनाएं आम हो गई। 6 सितंबर 1967 को धक्का मुक्की की घटनाओं को रोकने के लिए नाथुला से लेकर सेबुला तक भारत ने तार बिछाने का निर्णय लिया। तार बिछाने के मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ा, धक्का मुक्की हुई और चीनी सैनिक जो है कि पीछे होकर लौट गए। हम फिर यहाँ पर एक बार धोखा खाए। धोखा हमने ये खाया कि हमने सोचा कि चीनी जो है कि चले गए, लेकिन वह लौटे और हथियार लेकर वापस लौटे और गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके वजह से कई भारतीय सैनिक शहीद हो। लेकिन भारत अब तैयार था, वह 1962 से सबक ले चुका था, तो भारत ने भी मजबूत जवाब दिया। तेज हमला करके न सिर्फ चीनी सैनिकों को बड़ी संख्या में हताहत किया बल्कि कई चीनी बंकरों को भी ध्वस्त कर दिया।
अनुमान के अनुसार लगभग 300 से लेकर 400 तक चीनी सैनिक मारे गए और भारत की ओर से लगातार 3 दिन तक फायरिंग जारी रखी गई, अर्थात हमला जारी रखा गया, क्योंकि हम अब वह 1962 की कंडीशन किसी भी तरह से नहीं आने देना चाहते थे। अब इससे क्या हुआ कि इस तरह से यह एक बार फिर से 1967 में दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आ गए, लेकिन एक ही क्षेत्र पर था, इसलिए तनाव ज़्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन यह जो घटना थी नाथुला दर्रे को लेकर, यह थी 1967 की पहली घटना के रूप में इसको जाना जाता है। और ये घटना कब हुई, ध्यान दीजिएगा, यह घटना हुई है आपकी 6 सितंबर 1967 के आसपास। तो कुल मिलाकर जब यह घटना हुई, भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, तो इसके बाद क्या हुआ, संघर्ष विराम किया गया दोनों देशों के द्वारा। जो 1967 की दूसरी लड़ाई हुई वह हुई 1 अक्टूबर 1967 को। इस बार चीन ने, जो हमने अभी पिछले महीने ही सितंबर माह में संघर्ष विराम किया था, उसको तोड़ते हुए चीन ने हमला किया। और चीन ने यह सोचकर हमला किया कि 13,000 फुट की ऊंचाई पर जो हमारे दर्रे हैं, जो हमारे चौकियां हैं, वहां पर ठंड अधिक पड़ती है, इसके वजह से भारतीय सैनिकों ने चौकियां हटा ली होंगी और फिर से क्या करेगा, जो है कि चीन उस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन चीन की सोच गलत थी। भारतीय सैनिक वहां पर कड़ाके की ठंड के बावजूद वहां पर न सिर्फ जमे थे, बल्कि वह चीनियों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भारतीयों को पता था यह धोखेबाज फिर से जरूर लौटेंगे। तो इसलिए जब वह क्या आए, दोबारा आए, तो इस समय पुनः जो है कि भारतीय सैनिकों ने चीन को न सिर्फ पीछे धकेला, बल्कि उसे यह बता दिया कि अब भारत हर कंडीशन में, हर मौसम में, हर समय तुम्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस युद्ध के विषय में बताया जाता है कि जब भारतीय सेना के जवानों की गोलियां खत्म हो गई, तो बहादुर अफसरों एवं जवानों ने टेंट और चौकी के सामान्य जैसे डंडे वगैरह की इन सब चीजों को लेकर जो है कि लड़ाई की और कई चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अपनी चौकी खाली नहीं होने दी। 1967 के दोनों सबक चीनी सैनिकों को भारतीय क्षेत्रों का अतिक्रमण करने से रोकने से संबंधित हैं। और इन दोनों युद्धों ने 1967 के संघर्ष ने चीन को यह बता दिया कि वह दोबारा जो है कि वह कंडीशन या वह लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है जो हमारी अज्ञानता की वजह से 1962 में उसने प्राप्त किया था। 1967 की इन लड़ाइयों से भारतीय सेना और लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ। तो एक तरफ हमने 1965 में पाकिस्तान को हराया, दूसरी तरफ उसी चीन को हराया जिसने धोखेबाजी करके हमसे युद्ध में जो है कि उलझने का प्रयास किया था। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ, देश में फिर से क्या हुआ कि सेना को लेकर और साथ ही साथ राष्ट्रवाद को लेकर एक नया जो है कि जोश आया। और इसी जोश ने क्या किया, आगे आने वाले समय में चीन को यह बता दिया कि दोबारा ऐसा वो दुस्साहस ना करे। तो 1967 के हार में चीन की जो सुपरमैन की छवि थी वह जमींदोज हो गई, अर्थात वह जमीन में मिल गई, वह खत्म हो गई। 1967 की शिकस्त चीन कभी हजम नहीं कर पाया। वह इसीलिए कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह अपनी फिर से श्रेष्ठता हासिल कर सके। सोचिए, जो चीज अपने आप को बता रहा था 1962 में कि वह क्या है, सुपरमैन है, एशिया की एकमात्र शक्ति है, 1967 में भारतीय सेना ने उसको एक क्षेत्र पर बुरी तरह से धो दिया। उसके बाद जो है कि चीन की जो छटपटाहट थी वह बढ़ गई। वो सोच रहा था कि कोई मौका मिले और वह अपने आप को प्रूव करे। 1975 का समय आया, अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम जो है कि यहाँ पर जो है कि चीन के कुछ सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें 4 सैनिक शहीद हो गए। लेकिन यह अंतिम दौर था। इस समय फिर से क्या किया, भारतीय सेना ने अपनी पकड़ मजबूत की, चीनियों को वापस भेजा। और यह 1975 का जो समय था यह अंतिम दौर था जब सीमा पर गोलाबारी हुई, अर्थात अब दोनों देशों के द्वारा इसके बाद क्या किया जाएगा, शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इस घटना के बाद से चीनी यह समझ चुका था कि अब भारतीय रणनीति
नीति बदल चुकी है। अब भारत के साथ युद्ध या किसी तनाव में उसे भारी नुकसान हो सकता है। इन सब कारणों से चीन ने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। कई समीक्षक कहते हैं उसने संबंध सुधारने का प्रयास नहीं किया, बल्कि अपने आप को मजबूत करने का प्रयास किया ताकि वह भारत से फिर से उलझ सके। खैर, उसके इस प्रयास से कि वह संबंध दोनों देशों के अच्छे बने, फिर से संबंध जो है कि धीरे धीरे मजबूत होने लगे, मतलब उसमें थोड़ा सा विश्वास आने लगा। और जो राजनयिक संबंध अर्थात जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1962 के वॉर के बाद रोक दिए गए थे, समाप्त हो गए थे, वह फिर से 1976 में बहाल हो गए। अर्थात दोनों देशों की जो एम्बेसी वगैरह थी वो खुलने लगी और सभी चीज़ें जो पहले होती थी लगभग समान रूप से होने लगी। वर्ष 1978 में तवांग के उत्तर में फिर से तनाव बढ़ा। यहाँ PLA अर्थात पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ जो चाइना की सेना है भारतीय सीमा पर खड़ी थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन फॉल्कन तैयार किया, जिसका उद्देश्य तेजी से सरहद पर पहुंचना था। अर्थात वहां पर चूंकि चीन की उपस्थिति ज़्यादा थी, इसके वजह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन फॉल्कन तैयार किया। हैवी लिफ्ट जो IM-26 हेलीकॉप्टर हैं, अर्थात जो हमारे अच्छे वाले हेलीकॉप्टर थे, उनका इस्तेमाल करके तुरंत सेना को वहां पर पहुंचाया गया। और वहां पर जितने मजबूत पहाड़ी क्षेत्र थे, ऊंचे वाले क्षेत्र थे, भारत ने वहां पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, अपनी चौकियां स्थापित कर दी। तो इस तरह से 1972 में फिर से जो उसकी चाल थी चीन की, वह नाकाम हो गई। इस बार भारत ने तत्परता दिखाते हुए लद्दाख के डेमचौक और उत्तरी सिक्किम में भी T-70 जो टैंक थे वो भी उतार दिए। वह इसलिए उतार दिए कि अगर अरुणाचल प्रदेश में चीन अगर हार खाता तो ऐसा ना हो कि वो पश्चिमी एरिया या जो केंद्रीय एरिया है सिक्किम वाला, वहां पर वो हमला कर दे। इसके लिए हमने क्या किया, जो है कि हम लद्दाख और सिक्किम क्षेत्र में T-72 जो टैंक थे उनको हमने उतार दिया, अर्थात चीन के सामने हमने खड़ा कर दिया। चीन के डिप्टी जो प्रीमियर डेंग सियाओपिंग ने भारत को चेतावनी दी कि यदि भारत पीछे नहीं हटता है तो सबक सिखाया जाएगा, लेकिन भारत पीछे हटने को अब तैयार नहीं था। मई 1987 में तत्कालीन विदेश मंत्री ND तिवारी ने चीन का दौरा किया, जिसके बाद जो तनाव थे थोड़े कम हुए। और अगले वर्ष 1988 में जब राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया तो दोनों देशों ने सीमा तनाव को कम करने की इच्छा व्यक्त की। राजीव गांधी का जो दौरा था चीन के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि ऐसा 34 साल बाद हो रहा था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की थी। तो चीन को अब यह समझ में आ चुका था कि वह जैसा वह चालाकी करके 1962 में कर चुका है, अब दोबारा वह नहीं कर सकता। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना हम आर्थिक रूप में संबंध आगे बढ़ाएं, जिससे हम क्या कर सकें, सामान ज़्यादा बेच सकें। कई तरह की उसकी सोच थी। खैर, चीन की तरफ से यह कहा गया कि वह मानता है कि LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बनने वाले तनाव को आपसी समझ से ही सुलझाया जा सकता है। इसलिए दोनों देश इस बात को लेकर राजी हुए कि शांति और मित्रता के माहौल में सीमा विवाद को सुलझाया जाएगा। यहाँ के बाद दोनों देशों के बीच जो तनाव था वह थोड़ा कम हुआ और ध्यान दिया गया व्यापार, संस्कृति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एविएशन आदि क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौते और करार किए गए। वर्ष 1991 के दिसंबर में चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग भारत के दौरे पर आए और इस दौरे पर पुनः दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की सहमति बनी, अर्थात तनाव को कम करने पर दोनों देश सहमत हुए। सितंबर 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने चीन का दौरा किया। इस दौरान सीमा तनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी। 29 नवंबर 1996 को दोनों देशों ने इसी प्रकार का एक समझौता और किया, जिसमें कहा गया था कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ किसी ताकत का प्रयोग नहीं करेंगे या प्रयोग की धमकी नहीं देंगे या एक दूसरे की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास नहीं करेंगे, अर्थात यह नहीं सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि हम इतने ताकतवर हैं। तो जो हमने समझौता किया, इस समझौते की धारा 6 में लिखा है कि LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी पक्ष गोलाबारी, जैविक हथियार, हानिकारक केमिकल, बंदूकों या विस्फोटकों का इस्तेमाल नहीं करेगा, अर्थात यहाँ पर गोलाबारी या किसी प्रकार की ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा जिससे तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और यही कारण है कि अभी कुछ दिन पहले जब चीन ने LAC के क्षेत्र में क्या किया था, फायरिंग की थी, तो इसकी निंदा भारत ने की थी।
1993 और 1996 के जो समझौते के जो प्रावधान थे, इनको वर्ष 2005 में पुनः स्वीकृति प्रदान की गई और इसे आगे बढ़ाया। ये जो संधियां हैं हथियारों के प्रयोग की अनुमति नहीं देती हैं, लेकिन यह जो नियम है उस स्थिति में लागू नहीं होता जब जो हमला है वो सामने से हो। अर्थात मान लीजिए कि अगर चीन जो है कि भारत पर हमला कर दे और कहे कि नहीं आप ये जो है कि 1993, 1996 या 2005 की संधि का पालन करो, भारत कहेगा साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले अगर तुमने हमला किया है तो तुम्हें झेलना जरूर पड़ेगा। इसीलिए जब भी कोई यहाँ पे फायरिंग होती है इस क्षेत्र में, तो चीन ये कहने का प्रयास करता है कि भारत की तरफ से हुई है, भारत ये कहता है कि चीन की तरफ से हुई है, क्योंकि जो पहले करेगा वो क्या कर रहा, संधि का उल्लंघन कर रहा। भारत ने अब देखिए यहाँ तक तो हो गया कि भारत ने क्या क्या किया कि जो है कि अपने जो संबंध थे उसको बदलने का प्रयास किया। चीन भी स्थिति से थोड़ा परिचित हो गया। थोड़ा सा मैं पीछे 2 मिनट के लिए ले चलता हूं। भारत अपने आप को एक और तरीके से तैयार कर रहा था। वो यह कर रहा था कि भारत ने क्या किया, अपने को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। दरअसल हुआ क्या था, 1964 और 1967 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया, जिसके बाद भारत की चिंताएं बढ़ गई। अब जब चिंताएं बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, भारत ये सोचने लगा कि हम अगर परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बनते हैं तो चीन हम पर क्या करेगा, अपना डोमिनेंट नेचर स्थापित कर। इसलिए भारत ने भी परमाणु परीक्षण अपना पहला जो किया था मई 1974 में किया, जिसका जो कोड नाम था वह स्माइलिंग बुद्धा था। हमने कहा बुद्ध क्या हुए, मुस्कुरा दिए, और जब बुद्ध मुस्कुराए तो भारत क्या था कि भारत परमाणु परीक्षण कर चुका था। हम रुके नहीं, कई प्रकार के 1974 में जब हमने परीक्षण किया, इसके बाद कई प्रकार के भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए गए, भारत लेके रुका नहीं। 11 मई एंड 13 मई 1998 में पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद चीन, जापान, अमेरिका और अन्य देशों द्वारा भारत पर अनेक कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अर्थात जैसा कि मैंने बताया 1993 तक की घटना मैं आपको बता चुका हूँ। अब 1998 का जो दौर आता है, तो जो संबंध राजीव गांधी के द्वारा, नरसिम्हा राव के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा सम्मान किए जा रहे थे, जैसे ही भारत ने जो है कि परमाणु परीक्षण किया, फिर से संबंध क्या हो गए, तनावपूर्ण हो गए। लेकिन सबसे अच्छी चीज हुई, भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। 12 मई को चीनी विदेश मंत्रालय ने, जब हमने 11 मई को ये परीक्षण किया, 11 मई 1998 को परीक्षण किया, तो उसके एक दिन बाद 12 मई को चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी सरकार इस परमाणु परीक्षण से चिंतित है और यह परीक्षण वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लिए तथा दक्षिण एशिया में शांति व स्थिरता के लिए अनुकूल नहीं है। अर्थात वो यह चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ उसके पास परमाणु हथियार रहे और उसका प्रयोग करके वह देशों को धमकाता रहे। लेकिन भारत ने सोच लिया था कि जो चीन है वह अपने लिए कुछ होगा, भारत के लिए उसका कोई कद नहीं है। जून 1999 में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने चीन का दौरा किया और संबंधों को सामान्य करने का प्रयास किया। जनवरी 2002 में चीनी प्रधानमंत्री जो है कि भारत आए और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 22 से लेकर 27 जून 2003 के दौरान चीन के आधिकारिक दौरे पर गए और इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति हू जिनताओ और प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ से मुलाकात की। तो वेन जियाबाओ जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे उस समय, हू जिनताओ, इनके साथ मुलाकात की और इस मुलाकात और यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई दशकों बाद कई महत्वपूर्ण समझौते हुए और जो समझौते हुए उसमें क्या कहा गया कि दोनों देश समग्र द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर तैयार हो। समग्र द्विपक्षीय संबंधों का मतलब है ऐसे द्विपक्षीय संबंध जिससे हर क्षेत्र में उन्नति हो सके। अप्रैल 2005 में चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ भारत की यात्रा पर आए तो नवंबर 2006 में चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ भारत दौरे पर आए। इन यात्राओं के दौरान मजबूत आर्थिक संबंधों को विकसित करने तथा सीमा विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करने की बात कही गई। 13 से 15 जनवरी 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी चीन के दौरे पर गए और दोनों देशों ने 21वीं सदी के लिए साझा दृष्टिकोण जारी किया। भारत गणराज्य तथा चीनी जनवादी गणराज्य की 21वीं शताब्दी के लिए साझा विजन नामक एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया और इसमें यह कहा गया कि हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर सहमति जताते हैं और इस पर मिलजुल कर काम करेंगे जिससे भारत और चीन दोनों आगे बढ़ सकें। तो कुल मिलाकर यह हम समय आ गया 2008 का। 15 से लेकर 17 सितंबर 2010 को चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाओबे ने फिर से भारत का दौरा किया। पुनः दोनों देशों के संबंध मधुर हुए और साथ ही साथ यह कहा गया
कि जो भी सीमा तनाव है बातचीत के माध्यम से हल किया जाएगा। और हमने संबंध को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2011 को चीन भारत विनिमय वर्ष और वर्ष 2012 को चीन भारत मैत्री और सहयोग के वर्ष में हम दोनों देशों ने मनाया। आप समझ सकते हैं कि संबंधों को सामान्य करने का प्रयास कितना तेजी से किया जा रहा है। वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी जी आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया और इसका उद्देश्य था पड़ोसियों के साथ अपने संबंध को मजबूत करना। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के तीन माह बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए और उनका भव्य स्वागत भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अहमदाबाद में किया गया। जिनपिंग भारत की यात्रा पर ही थे कि खबर आई कि चीनी सैनिकों ने भारत के चुमार और डेमचक में घुसपैठ कर दी है, जो कि लद्दाख क्षेत्र के हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो चीनी सैनिक हैं वह भारतीय क्षेत्र में घुस आए। चुमार में भारतीय इलाके से सड़क बनाने की भी बातें आई, अर्थात यहाँ पर चीनी जो है कि क्या कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। समीक्षकों के अनुसार भारत सरकार की तरफ से इस बार भी कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने चुनावों में वादा करके आए थे वह आए थे कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और किसी भी देश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन समीक्षकों का ही मानना है कि यहाँ पर जब कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी गई तो यहाँ से चीन के जो आकांक्षाएं थी वह बढ़ने लगी। चीनी राष्ट्रपति के वापस जाने से कई दिन बाद न तो जो है कि जो चीनी सेना थी वह वापस गई और ना ही उसने अपने तंबू हटाए। कई दिनों तक वहीं पर क्या हुए, वह बैठे रहे। कुछ आलोचक और समीक्षक ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की यह जो नीति थी चीन के प्रति तुष्टीकरण की शुरुआत थी, अर्थात यहाँ से चीन के तुष्टीकरण की नीति का प्रारंभ होता है मोदी जी के काल में। वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर गए और वहाँ चीनी नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक पर्यटक वीजा देने की घोषणा कर दी। इस घोषणा से कुछ ही रोज पहले जबकि गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीनियों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा न देने की बात कही थी, लेकिन जब घोषणा कर दी गई तो ये देना था। इस यात्रा के दौरान एक बड़ा कदम यह उठाया गया कि चीन का नाम कंट्रीज ऑफ कंसर्न की सूची से हटा दिया गया। कंट्रीज ऑफ कंसर्न से मतलब है कि जब कोई देश को हम कंट्रीज ऑफ कंसर्न की लिस्ट में रखते हैं तो इसका मतलब है वहाँ से जो व्यापार होगा, वहाँ से जो निवेश आएगा, हम उसको देखेंगे आखिर उसका सोर्स क्या है। वह इस वजह से होता है जिससे गलत पैसा या गलत व्यापार गतिविधि प्रारंभ ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि जो चीन को कंट्रीज ऑफ कंसर्न की सूची में रखा गया था उसको हटा दिया गया। इससे चीनी निवेश जो चीनी कंपनियों का जो निवेश था उसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई। अगर इस समय के बाद देखेंगे तो चीन ने बड़ी मात्रा में भारतीय कंपनियों में निवेश करना प्रारंभ कर दिया। भारतीय नेताओं के इन प्रयासों के बावजूद चीन भारतीय क्षेत्रों के अतिक्रमण की गतिविधियों को नहीं रोक पाया और ना ही भारतीय कूटनीतिक लक्ष्यों पर वह जो है कि अड़ंगा जो लगाने की आदत थी उसको छोड़ पाया। अर्थात जब भी उसको मौका मिलता था वह भारत पे क्या करता था, भारत के कार्यों को रोकने का प्रयास करता था। वर्ष 2016 में भारत ने वैश्विक संगठन अर्थात जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG है उसकी सदस्यता पाने के लिए आवेदन किया, लेकिन चीन के द्वारा वीटो पावर का प्रयोग कर दिया गया जिससे भारत सदस्य नहीं बन पाए। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी सभी इसके लिए तैयार थे, लेकिन फिर से क्या किया, चीन ने सोचा कि भारत अगर NSG का सदस्य बन जाएगा तो ये उसके लिए खतरा है, उसने अड़ंगा लगा दिया। वर्ष 2017 में दोनों देशों के मध्य संबंध पुनः तनावपूर्ण हो गए जब डोकलाम विवाद बढ़ा। डोकलाम एक पठार है जो भूटान के हा घाटी, भारत के पूर्व में सिक्किम जिला और चीन के यादोंग काउंटी के बीच स्थित है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर मैं मैप नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन अगर आपको मैं बता रहा हूँ मैप आप देखिए, थोड़ा सा सिक्किम को खोलिए, भूटान को खोलिए, सिक्किम भूटान के बीच वाला जो क्षेत्र है वहाँ की बात हो रही है, वहीं पर है क्या है आपका डोकलाम पठार क्षेत्र। और यह जो तीनों देशों के एक ट्राई जंक्शन का काम करता है, अर्थात यहाँ पर तीनों देशों की सीमा लगती है, भारत की, चीन की और भूटान की। तो यहाँ पर यह जो क्षेत्र है, जो डोकलाम क्षेत्र है, यह नाथुला पास से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे भारत जो है कि ये जो डोकलाम क्षेत्र है इसे भारत भूटान का हिस्सा मानता है, जबकि चीन कहता है कि वह उसका क्षेत्र है।
तो इस तरह से जो है कि जो डोकलाम क्षेत्र है उसको भूटान कहता है उसका है, चीन कहता है उसका है, लेकिन भारतीय पक्ष का मानना है और जो इतिहास है उसका मानना है कि यह जो क्षेत्र है ये भूटान का हिस्सा है और इस तरह से वहाँ पर भूटान का कब्जा रहना चाहिए। लेकिन चीन ने क्या किया, उसको अपने कब्जे में करने का प्रयास किया। साल 1968 और 1998 में चीन और भूटान के बीच समझौता हुआ था कि दोनों देश डोकलाम में शांति बनाए रखने की दिशा में काम करेंगे, लेकिन चीन ने इस समझौते का कभी भी मजबूती से पालन नहीं किया और भूटान के क्षेत्र का अतिक्रमण करता रहा। वर्ष 2017 में जून माह में, लगभग 16 जून की बात है, पहली बार बड़ी तैयारी के तहत डोकलाम में भूटान आर्मी शिविर की ओर एक सपाट सड़क का निर्माण करना चीन ने प्रारंभ किया। भूटान की सेना जो है कि अकेले जो चीन की सेना पीएलए थी उसको रोकने में सक्षम नहीं थी। फलस्वरूप भारत ने यहाँ पर आगे बढ़कर भूटान की मदद करने का सोचा और 300 भारतीय सैनिकों ने चीन के पीएलए अर्थात चीन की सेना को सड़क बनाने से रोक दिया। अब प्रश्न आएगा कि भारत क्यों आया, तो जैसा कि मैंने बताया यह जो क्षेत्र है ये ट्राई सेक्शन है, यहाँ पे भारत की भी सीमा लगती है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी है। भारत और भूटान के बीच मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने समझौता किया था कुछ देशों का। उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत और भूटान के बीच 1949 में एक संधि हुई थी और संधि यह हुई थी कि भूटान की विदेश नीति और रक्षा मामलों पर जो मार्गदर्शन होगा वह भारत करेगा और इसमें भूटान की जो जिम्मेदारी है वो भारत पर बताई गई, अर्थात वह उसके रक्षा की जिम्मेदारी का भाग है। भारत और भूटान के बीच ठीक इसी तरह से वर्ष 2007 में एक और सैन्य सहयोग करार हुआ था। इस करार के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भूटान और भारत के घनिष्ठ दोस्ती और सहयोग के संबंधों को ध्यान में रखते हुए भूटान और भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दे पर एक दूसरे का सहयोग करें। अर्थात भूटान के साथ हमारा एग्रीमेंट था तो हमारा कर्तव्य बनता था कि हम भूटान के क्षेत्र का अतिक्रमण ना होने दें, और चूंकि चीन यह इस वजह से कर रहा था कि वह अपने आप को फिर से जो है कि दिखाना चाह रहा था कि वो पावर है, उसको कोई रोकेगा नहीं। तो यह जो क्षेत्र है डोकलाम ये भारत के लिए भी क्या है काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर यदि यहाँ पर चीन सड़क बना लेता तो भारत की रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी खतरा पैदा हो जाता। आपको पता है कि अगर आप देखेंगे सिक्किम के पास और भूटान जहाँ लगते हैं वहाँ पर देखेंगे तो नीचे से एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाता है जिसको हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यही क्या करता है, ये जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है इससे जाने का रास्ता प्रदान करता है। सोचिए अगर यहाँ पर क्या होता, चीनी सेना उपस्थित होती, वह टैंक लगा लेती और यहाँ पर निगरानी रखती और कभी अगर फिर से 1962 की तरह या जैसा कि वर्तमान समय में तनाव बना है तो क्या करता, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर सकता था और जो उत्तर भारत है वहां पर हमारी पहुंच कठिन हो सकती थी। इसलिए भारत ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे। चीन अगर तो इसी की वजह से ये जो डोकलाम विवाद है ये काफ़ी बढ़ गया और यहाँ पर लगभग 70 दिन तक गतिरोध बना रहा। विवाद तभी खत्म हुआ जब 28 अगस्त को दोनों देशों की सेनाएं वापस लौट गईं और जो 16 जून के पहले की स्थिति थी वह क्या हो गई, बहाल हो गई। अर्थात जो पहले की कंडीशन थी जब वो बहाल हुई तभी भारत क्या हुआ, वहाँ से हटा। यह भारत की महत्वपूर्ण कूटनीतिक और रणनीतिक जीत थी। इससे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित हुई तो भारत का कद भी बढ़ा। और यह जब विवाद चल रहा था तो अमेरिका ने कहा कि तीनों देशों की सेनाओं के तिराहे पर यथास्थिति बहाल की जाए। इस तरह से उसने जो चीन था वह उसके सड़क निर्माण का विरोध किया। जापान डोकलाम विवाद पर खुलकर भारत के पक्ष में आया और चीन की धमकियों पर भारत में जो है कि जापान के जो राजदूत हैं उन्होंने कहा था कि किसी को भी बल प्रयोग कर यथास्थिति नहीं बदलना चाहिए, अर्थात चीन को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है जो पाकिस्तान था तो वह चाहता ही रहा होगा कि चीन यहाँ पर जीत जाए, लेकिन उसकी जो मंशाएं थी वो खराब हो गई। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कृष्ण बहादुर जो महारा थे उन्होंने कहा कि हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, सभी को शांतिपूर्वक समाधान करें। बावजूद इसके इन सभी चीज़ों के होते हुए कि जबकि कोई देश
ने यह नहीं कहा कि हम भारत के लिए हम चीन से युद्ध करने को तैयार हैं, लेकिन तब भी भारत ने अपने ही दम पर चीन को पीछे ढकेल दिया। और जो डोकलाम विवाद हुआ उसके बाद से जो भारत की छवि थी वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई। हाँ, जरूर था, तनाव लंबे समय तक चला, लेकिन भारत ने और भारत की सेना ने डोकलाम क्षेत्र को चीन के अधिकार में नहीं जाने दिया। तो अब यहाँ तक हम रखते हैं, इसके बाद हम समझेंगे अब अगले वीडियो में वर्तमान के तनाव को। और आपको याद हो तो अभी 5 मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास किया है, तो यह 2017 के बाद का जो भारत चीन संबंध है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।